यहूदी लेखकों ने आउशविट्ज के कैंपों के बारे में कहा था कि यातना शिविरों की पीड़ा को न तो ठीक किया जा सकता है, न उसे समझा जा सकता है, न उसे सुधारा जा सकता है और न उसकी शिकायत की जा सकती है। उसे सिर्फ एक आंख देख करके पहचाना जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। यातनाओं के साथ क्या यही करना सबसे मुफीद तरीका है? मैं जब कश्मीरी पंडितों के बारे में नई किताब पढ़ रहा था तो ये सवाल बार बार मुझसे दो चार हो रहा था। सवाल जो मेरे पास आया, अ लॉन्ग सीजन ऑफ एशेज, अ मेमोआ से। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है, आप किताबवाला देख रहे हैं। किताबवाला जिसमें हफ्ते की किताब होती है और उस पर हम फिर तफसील से लेखक को आमंत्रित करते हैं, दावत देते हैं और उनके साथ इस वैचारिक दावत पर हम उनको इंगेज करते हैं। ये किताब सिद्धार्थ गिगू ने लिखी है। वो कश्मीरी पंडित हैं। 16 बरस की उम्र में उन्हें सफ़ा कदल से एक ट्रक में छिप करके लौटना पड़ा ऊधमपुर, जम्मू, जहां उन्होंने अपनी त्रासदी को भोगा। 12 साल, 24 बरस वो कैंपों में रहे और 12 बरस एक कैंप में और फिर 12 बरस ओआरटी में। उन कैंप्स की क्या त्रासदी रही है, वहाँ किस तरह की दुख और किस तरह से अनडिग्निफाइड लाइफ उन्हें जीनी पड़ी, या कश्मीरी पंडितों की क्या त्रासदी रही है, कैसे वो वापस लौट सकते हैं, बहुत पर्सनल एनेक्डोट के अकाउंट में, बहुत डायरी के एंट्रीज के साथ में इसको बहुत निजी तौर पर उन्हें लिखा है। आज हमारे साथ दो किताबवाला में मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे कश्मीरी पंडित कैसे लौट सकते हैं, कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को क्यों नहीं सुना गया, कश्मीरी पंडितों के त्योहार, उनके भोजन, उनकी जीवन जीने का तरीका कैसा है, इस सब पर आज हम तफसील से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया दीपक जी, थैंक यू। पहला सवाल यही है कि हम वहीं से शुरू करना चाहते हैं। 19 और 20 जनवरी को एक बहुत बड़ा मास एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडितों का। आप और आपकी फैमिली, जिसमें कुकू है, हिना है, ये लोग मार्च 1990 में आते हैं, आप लोग उधमपुर। तो जनवरी से लेकर मार्च के टाइम पीरियड में क्या कुछ घट रहा था श्रीनगर या घाटी में? सो दीपक जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी जीवनी है, 400 पेजों की है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि ये ये तो कहीं फुटनोट भी नहीं है। फुटनोट का हिंदी में क्या बोलते हैं? फुटनोट, जो एक फुटनोट भी नहीं है, क्योंकि इतने सालों से, आज 34 साल हो गए उस बात को। 1990 में कश्मीरी पंडित सब करीब 5 लाख या 4 लाख या 6 लाख या 7 लाख जितने थे, सबको मजबूर किया गया निकलने में। अब अगर मैंने ज़िंदगी में हर दिन का सिर्फ एक पेज डायरी में लिखा होता, एक तो बाहर क्या हो रहा है, हमने देखा क्या, हमने सहा क्या, हम क्या देख रहे थे, एक्सपीरियंस क्या, और जो हमारे अंदर क्या हो रहा था, अगर मैंने एक पेज ही वो लिखा होता तो अभी तक कितना हम समझ चुके होते। अब 400 पेजों में यू नो वो समझना, और वो उस एक वो जो हो रहा था कश्मीर में उन 3 महीने, आपने तो 3 महीनों की बात की, शुरू तो 1989 से ही हुआ था, और वो बिल्डअप दिसंबर जनवरी जो न्यू ईयर था, और जो लोगों को, कश्मीरी पंडितों को इतना लगने लगा था कि अब तो जान पे बनाई है, तो क्या करें, रुके या निकले। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि एक दिन और रुकते हैं, शायद कल हालात सुधारेंगे, पर वो हुआ नहीं। जो पहले तो काफियों ने अपने बच्चों को सोचा कि उन बच्चों को निकाल दें। कोई ट्रक में जा रहा था, 2 बच्चों को, जैसे मेरे फादर मदर, मेरे जो दादा दादी थे, उनने सोचा कि वो रुकते हैं, पर बच्चों को, मैं तो 16 साल का था, मेरी सिस्टर 9 साल की थी, एक हमारे नेबर कॉल फैमिली थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो निकलेंगे, तो हमको ट्रक में भेज दिया उनके साथ। फिर पता चला बहुत महीनों के बाद, जब मैं अपने मम्मी पापा से मिले, बहुत कि
एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक एक दिन एक क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल था। नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे मोहल्ले में काफ़ी सारे कश्मीरी पंडित्स को, कईयों को अगवा किया गया और कईयों को तो गोली मार दी गई। एक हमारे फादर के एक कोलीग थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, डबल MA PhD हिस्ट्री पढ़ाते थे, रिटायर हो चुके थे। हमारे घर से करीब 2 मिनट की दूरी पे थे। वो निकल रहे थे वाइफ को लेकर ट्रक में, और उन्हीं के स्टूडेंट्स ने उनको निकलने नहीं दिया, वहीं मार दिया। फिर मेरी मदर ने मेरे फादर को पूछा, आज ये थे, अगर कल हमारे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूं? वो जो चित्र वो मेरी माँ उन्होंने बनाया कि अगर मेरे पति को मार देंगे, क्योंकि ये भी प्रोफेसर वो भी प्रोफेसर, तो हम क्या, हम तो कहीं न कहीं रह जाएंगे। तो पर लेकिन फादर ने बोला नहीं, शायद एक दिन रो। पूरा डाउनटाउन जिस 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 लोकेलिटी में हम रहते थे, सफा कदर, एक वॉर जोन बन चुका था। वॉर जोन, मॉर्निंग से रात तक क्रॉस फायरिंग, और एक अजीब सा धुआं, सायरन्स बजते थे। उस टाइम पे जो कश्मीरी पंडित्स, हम आजकल अगर वो हो तो हम पुलिस को फ़ोन कर सकते थे, या अपनी हेल्पलाइन पे डाल दीजिए, या अपने ट्विटर पे कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। उस टाइम पे जाने के लिए कहीं नहीं था। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्योंकि रोज़ लोग मर रहे थे। कोई बाहर जा रहे थे, वो उनको अगवा किया गया। हमारे मोहल्ले में करीब 18 लोगों को अगवा किया गया, और कुछ वापस नहीं आए, कुछ वापस आ गए। जब वापस आ गए, नेक्स्ट डे उनने अपनी फैमिलीज़ को ले गया। तो वो एक वैसा चित्र जो मैं बनाने लगूं भी तो कैसे, वो मैं क्या चित्र बनाऊं वो। और स्कूल बंद थे, बाहर जाना मुश्किल था, और हर दिन ऐसी न्यूज़ें आती थी कि अब उनको भी मार डाला, उनको भी मार डाला, इनको धमकी दी, जो हमारे घरों के दीवारों और दरवाज़ों पे हिट लिस्ट्स को छाप दिया गया। हकीकत है। उसके बाद जो लोकल अखबार है, एक चट्टान था, एक श्रीनगर टाइम्स था, एक आफ्ताब था, इन्होंने प्रेस रिलीज़ निकाले, हिज़्बुल मुजाहिदीन, जमात इस्लामी, हरकतुल अंसार, अल्लाह टाइगर्स, काफ़ी सारे ये मिलिटेंट आउटफिट्स के। फिर एक प्रेस रिलीज़ आया, क्योंकि पॉपुलर न्यूज़पेपर में आया वो, और जो लोग पढ़ते थे कि कश्मीरी पंडित्स हैव 36 आवर्स टू लीव और एल्स फेस कॉन्सिक्वेंसेस। उर्दू में भी छपा और इंग्लिश में भी था। पहले तो हम अब ये बहुत सालों के बाद हम जब इसके बारे में सोचते हैं कि हमें लगा नहीं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। वो जो मानसिकता है कि अब गन्स भी आ चुके हैं, कश्मीरी पंडित्स को निकालना पड़ेगा और कश्मीर तो पाकिस्तान बनेगा, कुछ ही दिनों की बात है। पर पाकिस्तान बनने से पहले पहले कश्मीरी पंडित्स को, क्योंकि ये एक प्रतीक है, एक कम्युनिटी है, वो एक तो इंडियंस है और एक हिंदू है, ये तो एक इस्लामिक नेशन बनेगा। मस्जिदों से 19 जनवरी को शुरू नहीं हुआ, पर उससे पहले भी शुरू हुआ था कि मस्जिदों से आवाज़ें आने लगी, और वो जो स्लोगन्स थे वो तो आज भी हमारे अंदर वो गूंजते रहते हैं, वो स्लोगन्स। तो दीपक जी, ये चित्र जो है ये हम कभी भूल नहीं सकते। वो एक चित्र वायलेंस का, ड्रेड का, टेरर का, और वो जो टेरर हम अंदर लेके भागे, और वो टेरर सालों हमारे अंदर रहा, अभी भी है। वो जो स्कार है, वो जो एशेस हैं उसके, अब तो राख बन चुके हैं वो, उसका असर अभी तक हमारी ज़िंदगी पे है।
आपने चित्रों की जी बात जी की। जी दुख की यूं तो कोई लिपि नहीं होती, पर आपकी किताब की दो पंक्तियां मेरी जहन में धंस गई हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमारे दर्शकों को और मुझे आलोकित करें। जो किताब जहाँ से शुरू होती है वहाँ एक पंक्ति है, लेट अस रिजॉइस फॉर द डेड एंड ग्रीव फॉर द लिविंग एज वी गो फ्रॉम एशेस टू एशेस। ये ऐसा कौन सा दौर है जिसमें मृत्यु को जीवन से बड़ा मान लिया गया है कि मृत्यु पर हमको थोड़ा सा संतुष्टि ले लेनी है क्योंकि हमें जीवन का जीने का दुख करना है। और एक पंक्ति जो आपकी प्रोलॉग से आती है, दोज ऑफ अस हु सर्वाइव्ड वर परहैप्स नॉट मेंट टू सर्वाइव, वी वर जस्ट फॉर्चुनेट। जी 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 जी। कैसी थी उसकी स्थिति जब मार्च 1990 में आपका पलायन हुआ? उसके बाद के वक्त में क्या कुछ घट रहा था कि आपको ये लिखना पड़ा कि जीना जैसे गोया कोई संयोग बन चुका जी हो? जी 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 उधमपुर के कैंप की बात है। पहले तो हम मैं और मेरी जो सिस्टर, हम जम्मू में एक कैंप में रहे कुछ महीने। वो कैंप क्या ही था, वो एक बफलो शेड था। बफलो शेड वहाँ पे रहे, नीचे बफलो शेड था तो ऊपर कुछ जगह थी, तो वहाँ पे करीब 18-20 कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ को जगह दे दी। उसके बाद हम उधमपुर जहाँ मैं पढ़ा, उस कैंप में मेरे मेरे मैं अपने दिन गुजारता था। और वो कैंप के बारे में क्या ही लिखें। करीब 1200-1500 टेंट्स थे एक 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 फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ फुटबॉल बच्चे खेलते रहते। एक वेस्ट डंप यार्ड था वो उधमपुर में। टीसी अभी भी जाइएगा तब आप वो साइट अभी भी है, टीसीपी में, ट्रैफिक चेक पोस्ट सिटी में। और 1200 टेंट्स लगे थे, जहाँ 1200 से ज़्यादा फैमिलीज़, हर एक टेंट में एक फैमिली को एकोमोडेट किया गया। अब ये टेंट कहाँ से आए? हज़ारों टेंट्स जम्मू में इतने। ये टेंट्स वो जो अबैंडन्ड, डिस्कार्डेड, जो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड टेंट्स जो बीएसएफ और आर्मी के पास थे, जो उनके कुछ कई काम के नहीं थे, और कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर के फटे पुराने टेंट्स। तो वहाँ पे करीब 1200 फैमिलीज़, हर फैमिली में 8, 10, 12 फैमिली मेम्बर्स थे। पीछे टॉयलेट्स बनाए गए, वो भी एक टेंट में। ये एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल की बात नहीं है, ये 12-15 साल की बात है। तो पहले तो ये वाला चित्र हमें समझना पड़ेगा। जानना तो बहुत दूर की बात है, पहले ये हमको देखना पड़ेगा आज। उसके बाद अब अजीब व गरीब घटनाएं घटने गई कैंप में। अब लोग जिए तो कैसे जिए? औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, गर्मी, बीमारियां। कुछ बीमारियां तो समझ भी नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ भी जाते थे। प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत कम थी वहाँ पे, और डॉक्टर के पास जवाब ही नहीं थे। स्किन के बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ, कईयों की याददाश्त चली गई। और मेरे मेरे दादा भी उनमें से एक व्यक्ति थे। अब एक दिन की बात है कि उस कैंप में हर दिन लोग मरते थे, और उनको देविका, एक वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड है, क्रिमेशन एक घाट है, तो वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होता था। अब एक जानकार थे हमारे, तो मैंने उनसे पूछा कि सवाल ही क्या पूछूं, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उन्हें बोला, जो मर रहे हैं वो खुश हैं। वो उनकी लाइन है, ये मेरी लाइन नहीं है। तो जो मर रहे हैं वही, तो बोला ये मुक्ति है, ये मुक्ति है। अब जब मेरे दादाजी 3 साल, उन्होंने बहुत सफ़र किया, बहुत। वो तो एक थे, ऐसे तो हज़ारों थे। और जिस दिन हमने उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे वो, तो उस दिन
मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने बोला कि आज शायद हमें भी मुक्ति मिली है, तो अच्छी बात है कि उनको मुक्ति मिली। सो ये जो लाइन मैंने लिखी, लेट अस रिजॉइस फॉर द डेड एंड ग्रीव फॉर द लिविंग, क्योंकि जो जिंदा है वो तो उस अंधकार को लेकर जिंदा है दीपक जी। वो अंधकार एक इतना भारी बोझ है कि काफी सारे लोग वो जी नहीं सकते। सो वो आपने एक जो मेरे से पूछा था, जो जो दूसरी लाइन के बारे में बात की थी, वो जो हमने बचपन में कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में पढ़ा था यूरोप में। अब ये जो कैंप्स थे जम्मू और उधमपुर में और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ये भी तो एक कंसंट्रेशन कैंप की तरह ही थे, क्योंकि वहाँ भी लोग मरते थे। अब लोग वो मैंने कैंप में एक काफ़ी फैमिलीज थी, और जब उनके पति मरे औरतों के, वो औरतें रोना भूल गई, और कई तो समझ रही थी कि उनके पति मजाक कर रहे हैं। अब वो कैसे लिखा जाए, उसके बारे में कैसा लिखा जाए कि ये मजाक कर रहे हैं, ये सोए हैं। हिस्टीरिया एक किस्म का। हिस्टीरिया था, वो क्या स्थिति थी, क्या वो ह्यूमन कंडीशन थी, वो अपने आप को जानना, एक ह्यूमन नेचर को जानना बहुत मुश्किल है। और बच्चों के साथ, अब उस कैंप में न तो त्यौहार मने वैसे जैसे मनाते थे कश्मीर में, न तो बर्थडे पार्टीज थी, न तो शादियां थी, कुछ नहीं था उस कैंप में। सिर्फ सर्वाइवल था कि हम सर्वाइव कैसे करें। हम कुछ ऐसे लोग भी थे जो रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि अगले दिन वो बस बहुत हो गया। ये हुआ 15 साल। उसके बाद ORTs, वन रूम टेनमेंट्स, और उसके बाद 2010 में तो जिनके पास कुछ 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 नहीं था अपने घर बनाने के लिए या कहीं रेंट में जाने के लिए, वो जगती कैंप, वो अभी भी लोग, वो वही लोग हैं, वो वही लोग हैं जो वहाँ से आए, जिन्होंने 20 साल टेंट्स में और उसके बाद ORTs में गुजारे। अब वो बूटानगर जगती कैंप में, वो वही लोग, अब उनके बच्चे भी हैं। अब दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट सफरिंग, ऑफ दैट डार्कनेस। पर एक टाइम आएगा वो बच्चे जानना चाहेंगे कि वो कौन है और वो कौन से डार्कनेस से निकले हैं, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स ने उनको एक प्रोटेक्ट किया है कि उस डार्कनेस के बारे में जिक्र न करें डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे, जैसे जूस करते हैं। जूस ने एक ट्रेडिशन है जूश फैमिली में, जहाँ भी है वो अपनी सफरिंग के बारे में बात करेंगे। अभी तो 5th-6th जनरेशन होगी कि अभी भी वो जो उनके बच्चे हैं लिख रहे हैं कि आउशविट्स में क्या हुआ था, ट्रेब्लेंका में क्या हुआ था, हमारे साथ क्या हुआ। और दोषियों को भी पकड़ पकड़ के सजा दी जाती है, बिल्कुल 90 बरस से बिल्कुल ऊपर के बिल्कुल दोषियों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है जो जिन्होंने मुक्ति पाई, तो मुझे लगता है कि वही धन्य है दीपक जी, क्योंकि उस कैंप में नो ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स टू गो थ्रू दैट। और वहाँ पे एक ह्यूमन डिग्निटी को बचाना एक बहुत बड़ी बात थी एवरी डे औरतों के लिए, कि अपनी डिग्निटी को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, वही एक बड़ी बहुत चुनौती थी। बहुतों ने अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया। और वो कैंप में न तो प्राइवेसी थी, न तो सेफ्टी थी, न तो सिक्योरिटी थी, न तो कुछ नहीं था वहाँ पे। कोई भी आपको देख सकता। और आपकी जो सफरिंग है दीपक जी, क्योंकि कैंप में कोई ऐसा डोर नहीं है कि मैंने बंद कर लिया कि मैं अंदर अकेला रोऊं या रोऊं, क्योंकि वो जो सफरिंग थी दैट वाज विजिबल टू एवरीबडी, जो लोकल कम्युनिटीज थी और जो लोग आते थे, इट वाज लाइक ए ओपन एयर म्यूजियम ऑफ सफरिंग। और उसमें काफ़ी सारे कश्मीरी मुस्लिम्स भी आते थे, ज़रा इनको देखें, ज़रा इनको देखें, फिर कैसी क्योंकि बात वो होती उस कैंप कन्वर्सेशन में जब कश्मीर मुसलमान आते थे? देखते थे सफरिंग को। क्योंकि ये कैंप देखिए, कैंप स्ट्रेटेजिकली एक फुटबॉल स्टेडियम में था उधमपुर में। ट्रैफिक चेक पॉइंट, उसी पॉइंट पे ढाबे थे जहाँ से जम्मू से श्रीनगर लोग जाते थे, आर्मी जाती थी, लोग जाते थे। और वहाँ पे
एक स्टॉप ओवर था। जब आप जम्मू से शुरू कर रहे हो उधमपुर, आजकल तो 45 मिनट्स लगते हैं, टनलें आ चुकी हैं, उस टाइम पे 3 घंटे लगते थे। वो एक स्टॉप ओवर था ब्रेकफास्ट के लिए। जब वहाँ लोग रुके और उनकी नज़र देखी, उनने यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंप है, और बोर्ड में नहीं लिखा है कि दिस इज़ द कैंप फॉर द डिस्प्लेस्ड। छोटा एक वहाँ पे एक बोर्ड था, माइग्रेंट, तब डिस्प्लेस्ड शब्द यूज़ नहीं किया था। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कैंप, ऐसा लगता था कि जैसे हम खुद माइग्रेट हो क्या है, माइग्रेंट, नॉट फोर्स्ड। तो वहाँ पे तो वो जो अंदर हो रहा था वो तो फुल पब्लिकली क्लियर, क्योंकि आप कोई पर्दा नहीं खींच सकते थे कि लोग मुझे मॉर्निंग इवनिंग फॉर 15 years that suffering was in the open public. So local Dogras, authorities, जर्नलिस्ट्स, इन्फ्लुएंशियल पीपल, पॉलिटिशियंस आते थे। पर क्या किया? कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया। और कर भी क्या सकते थे? और उस टाइम पे तो ये न तो फ़ोन थे, न तो चिट्ठियाँ थी, एक तो हम तो डायरी लिखते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, किसी को बोले देखिए आप मेरे को 10 फोटोग्राफ ढूंढ के दे दीजिए उधमपुर कैंप के। अगर आपको एक फोटोग्राफ मिला, कहीं पे नहीं है, इंटरनेट पे अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब है नहीं है। 10 फोटोग्राफ नहीं है उस कैंप के। हमारे पास एक कैमरा होता था। तो यही रिग्रेट है कि उस टाइम पे हमने ज़्यादा तस्वीरें नहीं खींची दर्ज नहीं किया। या नहीं किया। कईयों के पास कैमरा थे, छोटे ब्लैक एंड वाइट कैमरा, कलर कैमरा ले, पर मीडिया तब भी था। दिखाइए फुटेज उधमपुर कैंप की या किसी और कैंप की, बटलबानिया कैंप, गढ़ी में एक कैंप था, विजयपुर में एक कैंप था। काफ़ी कैंप्स का तो जिक्र भी जैसे नहीं है। जम्मू के अलग अलग इलाके जी हैं जी ना। जी जी, करीब 20 25 40 कैंप थे। अब एक छोटा काउ शेड था, वो भी तो कैंप ही था। जो एक काउ शेड थे गांव में, उसके बारे में कहीं लिखा नहीं है। वो हिस्ट्री कहाँ है? अब एक टाइम आएगा दीपक जी, 10 साल 20 साल के बाद ये जो हमारी जनरेशन उस टाइम पे बोलेगी मुझे जानना है, चाहे रिसर्च स्कॉलर ये, वो कहाँ जाए? क्योंकि उनके पास अगर मुझे पैलेस्टीनियंस के बारे में रिसर्च करना है, हिस्ट्री के बारे में, या पार्टीशन लिटरेचर, या यहूदियों के बारे में, इतने सारी किताबें हैं। आपकी लाइब्रेरी में देखिए, तो मैं देख रहा था, दिखाइए मेरे को 4 बुक्स जहाँ पे, अब ये दीपक जी, ये तो मॉडर्न इंडिया में हुआ, आज़ादी के बाद हुआ, आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन के का बाद। कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, 35 साल 34 साल है भी हमारे लिए एक बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि 35 years इज़ ऑलमोस्ट फुल लाइफ। पर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 35 साल तो कुछ नहीं है। अब पार्टीशन लिटरेचर, ये तो पार्टीशन म्यूजियम, पार्टीशन लिटरेचर, पार्टीशन साहित्य, पार्टीशन सिनेमा, पार्टीशन आर्टिफैक्ट्स, कितनी सारी किताबें हैं। पार्टीशन सिनेमा पे 5 कैंप्स में क्या हुआ, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब ये मेरा भी एक रिग्रेट है, क्योंकि उस टाइम पे जो हुआ वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, अंदर में हम रिकॉर्ड कर रहे थे, देखा। अब अंदर लोगों के साथ क्या हुआ, वो जो एक अभी वो जो हुआ, वो एक साइलेंस, वो एक खामोशी बन चुकी है, एक डरावनी खामोशी। अब उसके बारे में बहुत मुश्किल है जानना दीपक जी। मैं थोड़ा सा जी जी और इतिहास को और जानना चाहता हूँ। आपकी किताब से ही मालूम हुआ कि ये 7वां डिस्प्लेसमेंट था कश्मीरी पंडितों जी का जी जी अपनी 500 साल के लगभग के आसपास के इतिहास में, जिसमें सिकंदर बुटक्शा का जो पहला उस टाइम पर जो पहला एक्सोडस होता है, कश्मीरी पंडितों के बारे में, उनके पलायन की, उनको जो जिस तरह मजबूर किया गया, जिस तरह उनकी हत्याएं हुई, उन पे जो त्रास्तियाँ थोपी गई, डाली गई, उस सब पर बात होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडित का जो समुदाय है उसके बारे में हमारी सूचनाएं, हमारी जानकारियाँ बहुत कम है। जैसे जो आप लोगों के त्यौहार जैसे खीर भवानी का हम जिक्र कर रहे थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। कश्मीरी पंडित कश्मीर में कब से थे? 7 जो डिस्प्लेसमेंट रहे उसके बारे में थोड़ा बताएं, और कश्मीरी पंडितों के त्यौहार कैसे हैं, खान पान कैसा है, एक समुदाय को समझने की हमें खिड़की दीजिए। तो जब हम छोटे थे, इतने सारे त्योहार, शिवरात्रि जैसे, हेरत बोलते हैं, सबसे बड़ा त्योहार। क्या बनता था शिवरात्रि पर? शिवरात्रि
अभी भी कश्मीरी पंडित, और उसके बाद गाडपत, खेचमावस भी हमारे पास। फिर मंदिर थे, इतने सारे मंदिरों में हम जाते थे, पूजा करते थे। एक शैवाइट ट्रेडिशन थी, और शैविज़म को बहुत ही एक मुश्किल एक फ़िलॉसफ़ी है, पर हम अपने हिसाब से अपना जो एक यूनिक वे ऑफ लाइफ जो इतनी सदियों से चला आ रहा है वो प्रिजर्व करते, क्योंकि कल्चर ज़मीन के वो जो जहाँ पे हम पैदा हुए हैं उसके बिना कल्चर कांट बी प्रिजर्व। अब खीर भवानी जाते थे, शंकराचार्य मंदिर जाते थे, कोई शिव मंदिर है हमारे घर में, हम छोटे छोटे मंदिर बनाए थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा क्या हुआ। जब पहला साल था पलायन के बाद, उधमपुर कैंप की बात कर रहा हूँ। अब मैंने देखा कि एक टेंट के अ, बाहर एक एक औरत और उनकी 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 सास एक छोटा सा एक हिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पत्थरों का। तो मैंने उनको पूछा, अभी क्या कर रहे हो? बोल रहे ये शंकराचार्य मंदिर है। अब ये बहुत साल के बाद मैं कभी जब वो उस दृश्य को याद करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उस टाइम मेरे को समझ नहीं आती। दीपक जी बोला ये हम बना रहे हैं। तो उस टाइम पे तो काफ़ी सारे वो जो बच्चे आए थे वो हंस रहे थे। तो फिर कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि एक छोटे बच्चे हैं, उनको अपने मम्मी पापा गाइड करे कि यहाँ पे आप ऐसे एक जैसे हम बीच पे जाते हैं तो सैंड कैसल्स बनाते हैं, तो वहाँ पे सैंड कैसल नहीं बन रहा था, एक बना रहे थे ये शंकराचार्य का हिल है, और ऊपर से वो एक छोटा सा वहाँ पे एक पत्थर रख लिया, शिवलिंग, और यहाँ पे एक एक पॉन्ड बन रहा है छोटा सा, और उस पॉन्ड में पानी डाल रहे हैं वो जो टैंकर आते थे, क्योंकि पानी भी बाहर से आता था कैंप में, कभी आता भी नहीं था। जब आता नहीं है तो तब सब जाते थे पानी की खोज में, घंटों लगते थे। बहुत साल हम एक रेंटेड 2 कमरे में हमने रेंट किया, मॉम डैड ने। तो वहाँ पे पानी नहीं था, न बाथरूम था, तो मॉम डैड मैं और मेरी दादी माँ, नीचे पहाड़ के नीचे एक बावली थी, स्प्रिंग, तो वहाँ से हम, वो रोज़ का स्ट्रगल था। तो एक फैमिली ने एक छोटा सा एक मंदिर मिट्टी का बनाया, और उसका नाम रख लिया खीर भवानी। बहुत सालों के बाद जम्मू में ऐसे 2 खीर भवानी है, 2। एक फरीदाबाद में 2 ऐसे मंदिर हैं जो निशानियां हैं कश्मीर के मंदिरों की। कुछ एक फैमिली थी, उन्होंने उनकी एक ही इच्छा थी कि कुछ मिट्टी या कुछ छोटे कंकर पत्थर अगर हम कश्मीर से लेकर आए, और उन्हीं पत्थरों और कंकरों और मिट्टी से हम छोटे मंदिर अपने टेंट के बाहर बनाए। अब वो वो जो उन्होंने किया वो, और हर मॉर्निंग उस मंदिर के सामने मत्था टेकते थे, वो शायद कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पीस मिलता था उनको। और उन्होंने सोचा कि शायद इसी चीज़ से हमारी ज़िंदगी को, जो हमारी वहाँ का एक वे ऑफ लाइफ था, त्योहार मनाना, मंदिर जाना, और एक सेफ्टी था, एक सिक्योरिटी था, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, अब वो था नहीं। अब अब इस बात को हम कैसे समझे कि वहाँ जो एक वे ऑफ लाइफ था, वहाँ के जो त्योहार थे, जब वो नहीं रहा, हम 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 फिर क्या करें अपने अपने व्यक्तित्व, हमारे अपने परिवारों में, कि वो जो एक वे ऑफ लाइफ उसको हम कायम रखें। तो ये उसको जिलाए रखना है, उसकी बिल्कुल विरासत बिल्कुल को। बिल्कुल। सो उस कैंप में वो छोटे छोटे मंदिर जो है किसी के कैंप टेंट के बाहर, वो प्रतीक और वो निशानियां बनी। और उस कैंप से एक हमारे
फैमिली फ्रेंड थे, उनने मेरे को बोला कि हम तो छोटे थे, ही सेड दिस मेक्स दिस हॉरिबल कैंप ए सेक्रेड प्लेस, क्योंकि वो कैंप एक एक हॉरर, एक टेरर, बिकॉज वहाँ पे रोज़ लोग मरते थे, एक अशुभ माना जाता कुछ लोग। अब ये तो घर भी है, क्योंकि उसी टेंट में अंदर भी मंदिर थे, वो छोटे, ये टेंट में 12 फीट बाई 12 फीट, यहाँ एक चारपाई, यहाँ एक फ़ैन कूलर जिनके पास होते थे माध्यम, यहाँ मेरा किचन, जूते आप बाहर रखोगे। तो वो टेंट भी मैंने मैंने वो एक चित्र बनाने की कोशिश किया, पर बन नहीं सकता था। यहाँ इस 14 बाई 14 या 12 बाई 12 में दादा दादी की जगह कौन सी है, बच्चों की जगह कौन सी है, और ये जो बच्चे हैं जो वहाँ पे इन्फेंट्स थे, क्योंकि टेंट्स में कैंप्स में तो पहले 10-12 साल तो शादियाँ नहीं हुई, तो एक वो भी था कि पॉपुलेशन, वो जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ होती है कि अब वो छोटे छोटे मंदिर बने। अब त्योहार, अब शिवरात्रि कैसे हम टेंट में मनाएं, पर वो पूजा करें, वो कैसे हम, तो वो औरतों ने वो कैसे की, वो आई थिंक एक प्रतीक है, वो जो उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का, दीपक जी, और एक रिजिलियंस का, वो जो स्ट्रेंथ कहाँ से आई भगवान ही जानता है। 15-20 साल, और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने वो आस्था को उस बिलीफ को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि एक जो 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 एक आश थी कि एक दिन हम वापस जाएंगे, आज तक वो दिन नहीं आया। यू नो अभी तो आज तो हम तो कश्मीरी पंडित की बात होती है, सरकारें बात करती है, और हमारी कभी कभार ऐसी बात भी होती है कि ठीक है कश्मीर, व्हाट अबाउट कश्मीरी पंडित, यही क्वेश्चन, व्हाट अबाउट, वी डोंट नो, हु नोज। जो कर सकते हैं सरकारें कर सकती है, तो मैं वो दिन आज तक नहीं आया, मॉडर्न इंडिया, that you can't even rehabilitate your own citizens। मैं इसी सवाल पर आपसे थोड़ी जी देर जी आपका वक्त जी चाहता जी हूँ। अगर ये सुनिश्चित करना हो कि कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी हो सके, रिहेबिलिटेशन हो सके, तो समाज और सरकार के स्तर पर दो जी अलग अलग लेवल्स जी हैं। कौन सी 5 या 6 चीज़ें जो आपको लगता है कि ये होंगी, ये सुनिश्चित होंगी, ये प्रॉपर तरीके से काम होगा, तभी घाटी में सारे पंडित लौट सकते हैं? आपके दादाजी का जब आप जिक्र करते हैं किताब में जी कि उनकी स्मृतियों के टापू हैं, और वो टापुओं को बीच के जोड़ने वाला जो पुल है वो टूट गया है, वो भरभरा कर ढह गया है। उस पुल में वही एक लॉन्गिंगनेस की डिज़ायर है कि वहीं जाकर के अपनी मिट्टी पर ही जाकर के ख़त्म होना है, अपनी मिट्टी में जाकर के ही हमें अपने प्राण त्यागने हैं। कैसे रिहेबिलिटेट होगा? वो जनरेशन जो वाकई में जाना चाहती थी, वो मरने जाना चाहती थी, क्योंकि उनका ज़िंदगी का मकसद, दीपक जी, यही था कि हम जिएंगे, हम पैदा भी कश्मीर में हुए, हम पूर्वज सब, और हम मरेंगे भी वहीं पे। और उनको तो वो भी नसीब न था कि अब कभी ऐसे लोग हैं कि जिनके जो डिसेंडेंट्स है, तो उनकी अस्थियां लेके जाते हैं, कि अनंतनाग लेके जाते हैं, श्रीनगर लेके, जी गांव में सोपोर बारामूला में लेके जाते, अस्थि विसर्जन वहीं करते हैं। अब ये जो करंट जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन ऑफ एग्जाइल, वो जो बोरोड इनहेरिटेड मेमोरी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए हैं आउटसाइड, बट दे हैव रूट्स इन कश्मीर, और उनको उनको ये आभास है कि क्या हुआ, और आजकल बहुत सेंसिटिव हैं वो। अब वो जाना चाहते हैं। अब आजकल कैसे जाते हैं लोग, फ़्लाइट पकड़ के कुछ दिन बिताने होटल में। अभी कुछ दिन की बात थी, अपने त्योहारों की बात की, माता खीर भवानी का मेला था, लगा था। जम्मू से काफ़ी सारे लोग गए थे, बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली से काफ़ी सारे लोग गए थे, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन गए वहाँ पे, पूजा की, वहाँ वापस आए। अब कितना मुश्किल है। सेरन है ये बात मुझे सुनते हुए। जी 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 जी। अब वहाँ पे जाते हैं, फिर एक 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 कश्मीरी मुस्लिम्स भी आते हैं उस मेले में। अब वहाँ फिर बयानबाजी भी होती है, कश्मीरी पंडित शुड रिटर्न। रिटर्न रिटर्न ऐसा नहीं है कि हमने सबने फ़्लाइट बुक की या टैक्सियाँ की, हम नहीं, क्योंकि
हम जिस परिस्थिति में निकले हैं और जो परिस्थितियां तब हमारे लिए बना दी गई कि इनको भगाओ, और जो हमारा रिटर्न होगा, दैट डिग्निफाइड रिटर्न कैसा होगा मुझे अभी तक नहीं पता है, पर वो डिग्निफाइड रिटर्न कैसा होगा उस पे बात करनी चाहिए। जी। पर कितना मुश्किल है आजकल की सरकार को, अभी तो इलेक्शन हुआ है और बीजेपी सरकार ने 2 बार कश्मीरी पंडित्स का जिक्र किया अपने मैनिफेस्टो में। पहले मैनिफेस्टो में एक पैराग्राफ था, दूसरे मैनिफेस्टो में 4 पंक्तियां थी। इस बार के मैनिफेस्टो में मुझे पता नहीं है क्या वहाँ पे कुछ। उससे पहले मनमोहन सिंह जी ने जब उन्होंने वो जो 2010 में जब थे जी जी कैंप जी जब वो गए थे, ही वॉज ओनली प्राइम मिनिस्टर जो कैंप्स में गए, और उन्होंने कैंप्स में क्योंकि उनके कहने पे ही वो जो 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 और उसके कैंप बाद कॉम्प्लेक्स बने थे, उनने बताया उनको कि एक रिफ्यूजी ही दूसरे रिफ्यूजी का दर्द समझ सकता है। जबकि उस पर कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके थे, जी जी नरसिम्हा जी राव आ जी चुके जी थे, जी 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 देवगौड़ा जी थे, जी गुजराल थे। जी 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 क्योंकि एटलीस्ट वो जो 20 साल के जो टेंट एग्जिस्टेंस थी, जो टेंट लाइफ थी, और ORT वन रूम टेनमेंट्स की लाइफ थी, इनकी वजह से वो इन लोगों को एक एक कॉम्प्लेक्स कैंप को अभी भी गेट हुआ, अभी भी कैंप है वहाँ पे, तो वो है। अब कितना मुश्किल है आजकल की सरकार को टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। अभी तो चलिए मिलिटेंसी नहीं है उतनी, होते हैं वारदात अभी भी होते हैं। लास्ट ईयर कुछ कश्मीरी पंडित्स को और माइग्रेंट लेबरर्स को मारा, वो इसलिए क्योंकि नहीं चाहते हैं वहाँ के लोग कि कश्मीरी पंडित्स वापस आए, वो नहीं चाहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे शायद चाहते होंगे, पर वो कोई मायने नहीं रखता कलेक्टिव लेवल पे। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर द करंट गवर्नमेंट टू से ओके नाउ वी शुड फिक्स दिस रॉन्ग हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग। क्यों नहीं करते हैं वो? इस सवाल का तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो वोट बैंक भी नहीं है उनके लिए। अब जो कितनी बार जो कश्मीर की जी पार्टियां हैं जी उनकी बात कर रहे हैं, चाहे पीडीपी हो चाहे जेकेएनसी हो। मैं तो भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं भारत सरकार की बात, मैं तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर रहा हूँ, जो मनोज सिन्हा जी हैं, केंद्र के लिए गवर्नर कितना है, मुश्किल है, बिल्कुल। सही बात। एक चीज और ये जी समझनी थी, जब आपकी इस किताब में ही जिक्र आता है कि आपका एक दुख तो ये है कि जो पीड़ा आपने भोगी, जो संत्रास जिससे आपको गुजरना पड़ा, दूसरा दुख ये है कि वो कहीं दर्ज नहीं हुआ। जैसे आपकी किताब में है कि कोई जुडिशियल कमीशन नहीं जी बना, कोर्ट्स में कह दिया गया कि 30 बरस पुराना मैटर है तो अब गवाही के लिए लोग नहीं मिलेंगे, कोई टेस्टिमनी नहीं हुई, किसी सरकार ने आपको एक सुनवाई नहीं दी, जबकि आखिरी में ये उम्मीद थी आखिर तक कि दिल्ली में हल्ला मच जाएगा, श्रीनगर से दिल्ली तक आंदोलन होगा, हम लोग जल्दी वापस लौट जाएंगे। आप भी बता रहे थे इस बातचीत से पहले कि उन्होंने अपना ट्रंक नहीं खोला था। क्यों हो रहा था ये? अगर आप इसके जब आप रेट्रोस्पेक्टिव में इस बात का सिंहावलोकन करते हैं, क्यों कश्मीरी पंडितों के दुख को, उनकी पीड़ा को जगह नहीं मिली? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके हाथ में ये था कि हम कुछ करें, क्योंकि हम तो बहुत सालों हेल्पलेस थे, हमारे पास तो कुछ करने के लिए कुछ नहीं था, हम तो अपने आप को जिंदा रखा, वही बड़ी बात थी। अब ये क्योंकि ये नहीं हुआ कि हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी टेस्टमनी खुद रिकॉर्ड करें, तो मेरा एक डिसीजन, क्योंकि इस बुक में काफ़ी सारे प्राइवेट चीज़ें भी हैं जीवनी में जो हुआ है, और हम वो जो एक ग्रीफ है वो प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो ह्यूमन एक नेचर है। अब हमको तो अपनी टेस्टमनी खुद रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और खुद लिखनी पड़ेगी। आज नहीं तो 10 साल, नहीं तो 25 साल के बाद शायद कोई सरकार ऐसी आए, या शायद कोई संस्था वैसी आए, शायद कोई लोग वैसे आए इंडिया में कि जिनको इच्छा है जानने के लिए कि क्या हुआ, और उसके बाद वो कुछ स्टेप्स लें कि पहले तो एक्नॉलेज करना है कि ये हुआ, ये बिल्कुल डिनायल मोड में नहीं जाना है कि ये हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट था इसके कारण हुआ, फिर 25 साल के बाद ये हुआ, एंड क्या खोया और क्या पाया। मतलब हमको अपना जो एज अ कम्युनिटी व्हाट वाज स्नैच्ड फ्रॉम अस वाज दैट वे ऑफ लाइफ जिसकी आप बात कर रहे थे, और वो त्यौहार, वो वे ऑफ लाइफ वहीं पे मनाया जा सकता है। हम कितनी भी कोशिश करें, क्यों अभी भी लोग
लास्ट ईयर गए वहाँ पे मनाने 2 दिन, क्योंकि वो त्यौहार और किसी जगह मनाया ही नहीं जा सकता। वो सिर्फ, वो ना मंदिर हमारा है, न वो जगह हमारी है, न वो घर हमारा है, और न वो स्टेट हमारा है। पर हम सेंस हमारे ऑफ बिलोंगिंगनेस। जी बिल्कुल बट नाउ दैट बिलोंगिंगनेस इज ओनली, हमको क्लेम करना पड़ेगा कि ये, अब वो जब तक इसका राजनीतिक हल नहीं है तब तक दिस विल रिमेन, दिस सेंस ऑफ बेट्रेयल विल ऑलवेज हॉन्ट अस कि मॉडर्न इंडिया में हमको मेरे को उन लोगों का बहुत ही दुख होता है कि जो लोग कश्मीरी पंडित जो जेन्युइनली ये आस लगा के बैठे हैं कि एक 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 दिन आएगा, हमको डिग्निटी से वापस जाएंगे, हम अपने वो घर बनाएंगे और सरकार इसमें मदद करेगी, सेफ्टी, सुरक्षा, और हम यहीं अपना, जैसे वो उस टाइम पे हम जब एक वे ऑफ, एक यूनिक वे ऑफ लाइफ, इट्स अ यूनिक कल्चर, वो वहीं पे पॉसिबल है। सर जिस तरह से जिस जो पहली जी शिकायत थी कि दर्ज नहीं हुआ, जी अब जिस तरह से सिनेमा में मूवीज आ रही हैं, जैसे अभी कश्मीर फाइल्स आई, इससे पहले शिकारा आई थी, और जी जिस तरह से किताबें आ रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते जी हैं जो कश्मीर फिल्मों में फाइल्स हो ना रहा है? 2.5 मिनट का एक सीन था बस, कौन सा? 2.5 मिनट का एक सीन अच्छा, था। पूरी फिल्म में 2.5 जी मिनट का एक सीन? आई मीन पूरी फिल्म में वो जो 2.5 मिनट भी नहीं शायद, जैसे कैंप्स में वो कैंप का दृश्य 2.5 मिनट। शिकारा की तो मैं बात नहीं करूँगा। अब मैं दोबारा से पार्टीशन सिनेमा को देख, कितनी फिल्में हैं। अगर हमको जानना, आजकल की जनरेशन को जानना है, स्कूलों में अब जो जो यूरोपियन हिस्ट्री है, हॉलोकॉस्ट में जो हुआ, वो तो बच्चों को पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में कि ये आपके कंट्री में हुआ और ये आपके कॉन्टिनेंट में हुआ इस समुदाय के साथ। अब आजकल के बच्चों को अगर पोस्ट 85 हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के समझनी पड़ेगी, एंड इफ़ जे.एंड.के इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट, वो कौन सी फिल्म देखे और वो कौन सी बुक्स पढ़ें, क्योंकि है ही नहीं, कुछ नहीं है हमारे, आई मीन आप मैं तो ये बोल रहा हूँ, इंडिया टुडे के पास ही कितनी फुटेज होगी, क्योंकि इंडिया टुडे एक बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन था। हम इंडिया टुडे बचपन में पढ़ते थे और वो इंडिया टुडे आता था। अब कितने ऐसे इश्यूज होंगे मैगजीन के कि जिसमें हमने ये हिस्ट्री डॉक्यूमेंट की, कितने होंगे? 10, 5, मुझे तो नहीं लगता। तो ये एक सिस्टमैटिक इरोजन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है, क्योंकि अगर आप वो हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे और उसको एक ऑफिशियल दर्जा नहीं दोगे कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, दिस इज़ द ट्रूथ, और वो उसके बाद उसको प्रोपोगेट नहीं करोगे, बच्चों को पढ़ाए नहीं, दैट दिस इज़ हाउ यू प्रिवेंट इट इन फ्यूचर। नो दीपक जी, पर होप तो यही है कि एक टाइम आएगा, क्योंकि होप के सारे वी कांट गिव अप होप, कि एक टाइम आएगा, शायद हम नहीं तो हमारे डिसेंडेंट्स, वो शायद उनके लिए एक स्थिति बनेगी कि वो जाए अपने, एंड कश्मीर विल एक्चुअली बिकम कश्मीर ओनली व्हेन कश्मीरी पंडित्स आर। ये तो सिर्फ बयानबाजी सोच रहा हूँ। इतने सारे पॉलिटिशियंस, अभी मैं एक स्टेटमेंट देखा कि कश्मीरी पंडित शुड, कैसे शूट मतलब जैसे वो नहीं मतलब जा रहे हो कि नहीं, उनके कैसे मैं बस पकड़ के थोड़ी ऐसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? हॉल बनाना होगा, बिल्कुल। सुरक्षा का, जी जी उम्मीद का। जी 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 उम्मीद एक बहुत जिंदा जी शब्द जी है सर। जी आपकी किताब की एक पैराग्राफ से इस जी बातचीत को मैं अंत करना चाहता हूँ। Today I am back home where my parents and grandparents once lived, and it is going to be the longest day ever with so much to do and so much to remember. But this time it won't be a dream. अगली बार जब मैं अपने घर लौटूंगा तो एक सपना नहीं होगा, ये मेरे जीवन का सबसे लंबा दिन होगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ जो धरोहर है उसको संजोना है, और बहुत कुछ अपने लिए जिलाए रखना है कि मैं अपने घर लौट आया।
हिंदी के हमारे कवि की पंक्ति है कि जिन्हें घर की याद नहीं आती उन्हें किस चीज़ की याद आती है। दुख में सिर्फ रहा जा सकता है, उसकी कहने की लिपि के लिए बहुत सारे नए उपक्रम भी लगते हैं। आपने हमारे साथ अपनी पीड़ा को, अपने भोगे हुए यथार्थ को बांटा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। लैलेंटो परिवार बस यही उम्मीद करेगा कि जिनका जो हक है कश्मीरी पंडितों का अपनी ज़मीन पर लौटने का, वहाँ पर खुशी से और पूरे सम्मान के साथ, पूरी गरिमा के साथ अपने जीवन बिताने का उनको पूरा हक मिले उनको। समाज और सरकार अपने स्तर पर इसकी कोशिश करें। इस किताब को पेंगुइन ने छापा है। हार्ड कवर में इसकी कीमत 799 रुपये है। शायद पेपर बैग या अमेज़न या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थोड़ी कम मिले। इस किताब को ज़रूर खरीदिए और इसलिए पढ़िए ताकि आप ये अपने भीतर कम से कम कुछ और संवेदनशील होते हुए दर्ज कर सकें कि पीड़ा को कितनी गरिमामयी और संवेदनशील और निजी बताते हुए भी उससे आप दूसरे व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए आप और लेखक के बीच में बहुत अंतर नहीं रह पाता है, क्योंकि इसमें आउटविच के कैंपों की और तमाम तरह की जितनी भी जो इस तरह की ट्रेजेडीज़ रही हैं, जहाँ पर लोगों को अपना घर-बार, अपना परिवार, अपनी ज़मीन, अपनी जंगल, अपनी जो छोड़नी पड़े, वहाँ से वो किस तरह से लौट पाते हैं, इसकी त्रासदी है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप देखते रहिए। लैलेंटो में इस बातचीत को रिकॉर्ड किया था मन और मोहन ने। थैंक यू।